जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक लड़के की कि वो किस तरह से अपने घर में फँस जाता है और उसके चारों तरफ सिर्फ़ मौत होती है। कहानी की स्टार्ट होती है जॉन वू नामी एक लड़के से जो अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गाँव चले जाते हैं एक टेबल पे नोट छोड़ के। जॉन वो एक गेमर होता है तो वो सुबह उठकर अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है, तब भी टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज़ आती है। न्यूज़ में बताया जाता है शहर में एक अजीब वायरस की वजह से लोग वायलेट हो रहे हैं, उनका बिहेवियर अजीब हो गया है। वो लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। जॉन वो जब अपनी बालकनी से देखता है तो पूरे शहर में सब कुछ टूट-फूट गया है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं और कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। नज़ारा देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब वो पीछे पलटता है तो उसको अपने दरवाजे की तरफ किसी की आहट महसूस होती है। जब उसके पास जाता है तो अचानक से उसके घर के अंदर एक इन्फेक्टेड आदमी घुस जाता है जो उसका पड़ोसी होता है। आदमी कहता है मुझे बचा लो, बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं और मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। जॉन वो टीवी की तरफ देखता है और उसमें न्यूज़ चल रही होती है, अगर किसी इंसान को ज़ॉम्बी ने काटा होता है तो वो थोड़ी देर के अंदर ही ज़ॉम्बी बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और किचन की तरफ जाता है और वहाँ से एक नाइफ़ उठा लेता है। वो नाइफ़ उसके सामने कर देता है और कहता है मेरी मदद करो, मैं ज़ॉम्बी नहीं बन रहा। लेकिन उस आदमी की हालत ख़राब होती जा रही होती है, उसकी आँखों का रंग भी बदल जाता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है और वो जॉन वो पर हमला कर देता है। लेकिन जॉन वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। इंटरनेट अभी तक चल रहा होता है तो सारा खाना टेबल पे रखता है और देखता है कि मैं कितने दिन तक अपना राशन चला सकता हूँ, पर उसके पास इतना ज़्यादा खाना नहीं होता। कुछ दिनों तक तो वो सिर्फ टीवी और फ़ोन से ही अपडेट लेता है। वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है आई एम स्टिल अलाइव। उसके पास एक ड्रोन होता है, वो ड्रोन उड़ाता है और चारों तरफ अपने नज़ारा कर रहा होता है, तो हर जगह लोग एक दूसरे को काट ही रहे होते हैं और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ बंद होने लगता है, टीवी, सिग्नल्स, फ़ोन, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ। वो सो जाता है और अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो अपनी बालकनी की तरफ जाकर तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर होती है जिसको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा होता है। वो उनको शूट भी करती है पर वो नाकाम हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ उसको काटना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा डर जाता है कि एकदम से नीचे बैठ जाता है, पर वो हिम्मत करके खड़ा होता है और ज़ॉम्बीज़ को अपने तरफ बुलाता है और आवाज़ें लगा रहा होता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को छोड़ दें, पर वो ज़ॉम्बीज़ इतने सारे होते हैं कि वो उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। तभी उसको पीछे से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। उसने अपना फ्रिज दरवाजे के आगे रखा होता है ताकि कोई अंदर ना आ सके और वो फ़ौरन से एक गोल्फ की स्टिक उठा लेता है और वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचता है फ्रिज की तरफ और वो जैसे ही उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी उसको देख रहा है और घर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर उसका दिमाग इतना तेज़ चलता है कि वो अपनी बालकनी से जाके लटक जाता है नीचे की तरफ और वो ज़ॉम्बी जैसे ही उस पे हमला करने के लिए भागता है, वो बालकनी से बाहर गिर जाता है। वो नीचे की तरफ देखता है तो ज़ॉम्बी मर चुका होता है। दरवाजे को फिर अच्छी तरह से लॉक करता है ताकि फिर से ऐसा ना हो जाए और उस फ्रिज गिरने की वजह से उसका काफ़ी सारा खाना वेस्ट हो जाता है। पहले ही उसके पास खाना कम होता है। वो फिर से एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और वो बताता है कि 2-3 दिन हो गए पर वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाया। असल में ये रिकॉर्डिंग वो इस वजह से कर रहा है कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके पेरेंट्स ये वीडियोस देख लें। अगले दिन सुबह उठ के वो पूरे शीशे को अच्छे से कवर करता है ताकि वो बाहर ना देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद वो टीवी देखता है और वहाँ बैठ के वो नूडल्स खाता है। वो रिमोट फेंकता है जिसकी वजह से वो पानी की बॉटल जो है वो गिर जाती है की तरफ जाता है ताकि वहाँ से वो पानी भर सके। जब वो सिंक को ऑन करता है पर उसके अंदर पानी ही नहीं होता क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है कि अब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। और इसी तरह से 10 दिन गुज़र जाते हैं और फिर से वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें वो बताता है कि ना अब मेरे पास पानी बचा है और ना ही खाना और मैं कुछ भी कर लूँ मैं किसी भी तरह घर से बाहर नहीं जा सकता, जबकि बाहर एक वेपन पड़ी हुई है पर मेरे घर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ हैं। अचानक से उसके दिमाग में ख़्याल आता है एफ़एम रेडियो का, क्योंकि किसी भी डिज़ास्टर में एफ़एम रेडियो ऐसी वाहिद चीज़ है जो वर्क कर रही होती है और गवर्नमेंट उसी को यूज़ करके लोगों को अपडेट्स कर रही होती है। और वो जैसे ही एफ़एम यूज़ करता है, उसको चलाने की कोशिश करता है, वहाँ लिखा आ जाता है कि विदाउट हैंड फ्री ये काम नहीं करेगा। तो वो अपने कमरे में जाके हैंड फ्री ढूँढने लगता है, पर उसके कमरे में कहीं भी उसको हैंड फ्री नहीं मिलती। उसके पास जितने भी गैजेट्स होते हैं, वो सारे वायरलेस वाले होते हैं। दिन गुज़र जाते हैं, वो उसी अपार्टमेंट में फँसा हुआ है 15 दिन से और उसके पास ना पानी और ना ही खाना है। और वो पिछले 15 दिन से सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो पागलों की तरह डांस कर रहा है, गाने सुन रहा है। दिन से सिर्फ अल्कोहल पीने की वजह से उसको लगता है कि उसके माँ-बाप और उसकी छोटी बहन घर पर आ गए
और उसकी माँ ने आन के उसको हग किया और अचानक से वो सब कुछ गायब हो जाता है। ये सब देख के बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और बच्चों के जैसे रोना शुरू कर देता है। उसके मोबाइल पे अचानक से एक मैसेज आता है और वो देखता है कि उसके सिग्नल वापस आ चुके हैं और वो डायरेक्ट अपनी फैमिली को कॉल करता है। पर वो सिग्नल पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से वो सेल्फी स्टिक लेके अपनी बालकनी से लटक जाता है और वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और वो लोग कहते हैं तुम ठीक हो, तुम अपने घर में ही रहना, बाहर मत जाना। और अचानक से उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और ये सारी आवाज़ें जॉन वो सुन लेता है और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने घर का सारा सामान तोड़ना शुरू कर देता है। इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो गोल्फ की स्टिक उठा के घर से बाहर निकल जाता है। बाहर दरवाजे पे उसको ज़ॉम्बी मिलता है जिसको वो अपनी गोल्फ की स्टिक से मारना शुरू कर देता है। अभी उसको आवाज़ आती है हेल्प हेल्प की और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो एक लड़की चलती हुई आ रही होती है जिसको ऑलरेडी ज़ॉम्बी ने काट चुका होता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए होते हैं। अपनी जान बचा के भागता है, उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना चाहता है पर वहाँ से भी ज़ॉम्बीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ से वो ज़ॉम्बी से घिर जाता है। छुप छुपा के बच बचा के आखिरकार अपने घर पे पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है वो ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाते हैं और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और वो पूरी मजबूती से वो दरवाजे का लॉक पकड़ के खड़ा हो जाता है। इसी तरह 20 दिन भी गुजर जाते हैं कि वो उसी अपार्टमेंट के अंदर तन्हा बंद है। अचानक से उसे किसी चीज की आवाज आती है। जब वो खिड़की के पास जाकर देखता है तो एक जोरदार धमाका होता है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। के बाद फिर से वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और सिर्फ उसमें इतना बोलता है कि गुड बाय। उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए रोप से अपने आप को फांसी लगा देता है, लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक लेज़र लाइट आती है, उसके चेहरे पर पड़ती है। उस एक लेज़र सिग्नल की वजह से जॉन वो अपनी रोप काट लेता है और बच जाता है। वो लेज़र लाइट देने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम यूबिन होता है, जो अपने दूरबीन से उसको देख रही होती है उस टाइम। जुनवू उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार इतने टाइम बाद उसको कोई इंसान मिला जिससे वो बात कर सकता है। तो वो लड़की उसको इशारा करती है और बताती है कल सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं यहीं इसी जगह। अब हमें यूबिन को दिखाया जाता है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की होती है जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता। उसने अपने घर के सामान के ज़रिए ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक ट्रैप भी लगा रखा होता है घर में। जुनवो आराम से गहरी नींद में सो रहा होता है और जैसे ही उठता है तो वो टाइम देखता है तो 11 बज चुके होते हैं, जबकि उसको मिलना 7 बजे होता है। वो डायरेक्ट अपनी बालकनी की तरफ भागता है और वहाँ वो बेचारी यूबिन उसका इंतज़ार कर रही होती है सुबह 7 बजे से। वो उससे लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है और अपना नाम बताता है अपने मोबाइल के ज़रिए। तो वहाँ से यूबिन भी टैब लेकर आती है और अपना नाम बताती है टैब के ज़रिए। तो इस तरह से वो दोनों बातचीत करते हैं। यूबिन के घर से आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो कहती है हम 7 बजे मिलते हैं फिर से। तो अब जब अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके ट्रैप के अंदर एक ज़ॉम्बी फंस चुका होता है जो उसी का नेबर होता है। वो कुल्हाड़ी उठाती है और उसके सर में दे मारती है। शाम के समय बारिश हो रही होती है तो जॉन वो अपने घर के सारे बर्तन बालकनी में रख देता है ताकि वो पानी जमा कर सके। और दूसरी तरफ यूबिन भी अपने बर्तन रख के बालकनी में बैठी हुई होती है और अपना छोटा सा एक पौधा भी रख देती है वहाँ। और वो अपनी दूरबीन से यूबिन की बिल्डिंग देखती है तो उसके साथ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं नीचे ऊपर और यूबिन कहीं नज़र नहीं आ रहा होता है। तो दूसरी तरफ जॉन वो अपने आप को साफ कर रहा होता है बारिश के पानी से ताकि वो सुबह यूबिन से मिल सके। अगले दिन सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाता है 6:50 पे ताकि वो यूबिन से मिल सके और इंतज़ार कर रहा होता है कि कब 7 बजे और मैं कब यूबिन से मिलूँ। आखिरकार यूबिन अपनी बालकनी का शीशा खोल के सामने आती है तो अचानक से जॉन वू के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं होता। यूबिन जॉन वू से इशारे में पूछती क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो कहता है हाँ। यूबिन एक बॉल लेके आती है जिससे वो रस्सी बांध देती है और उसको ज़ोर से फेंकती है पर वो बॉल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, आधे रास्ते में ही गिर जाती। हमारा जॉन वू तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है तो एक ड्रोन लेकर आता है और उस ड्रोन के ज़रिए एक रस्सी उसके घर तक पहुँचा देता है ईजिली। वो उस रस्सी की मदद से उसको एक बैग भेजती है जिसके अंदर कुछ चॉकलेट्स होती हैं और नूडल्स होते हैं। जॉन वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। जॉन वो जैसे ही नीचे की तरफ देखता है तो वो बॉल के अंदर जो रस्सी बांधी होती है वो ज़ॉम्बी के हाथ में लग जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़ के खड़ा हो जाता है। ह्यूबिन पीछे की तरफ भागती है ताकि वो रस्सी काट सके। अचानक से वो ज़ॉम्बी रस्सी इतनी ज़ोर से खींचता है कि वो टेबल उसको लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवू अपने घर से कुछ बॉटल्स बाहर फेंकता है ताकि वो ज़ॉम्बी को गिरा सके, पर ज़ॉम्बी वो बॉटल्स देख के और ज़्यादा खुकार हो जाता है और तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। जॉनवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो वो अपने ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी को गिराने की कोशिश करता है, पर वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। इतने में यूबिन को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी लेके उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और अपने आप को बचा लेती है।
उस टेबल की लगने की वजह से यूबिन को चोट भी लग जाती है। यूबिन अपने मोबाइल के जरिए उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। जुनवू अपना खाना देखता है तो उसमें सिर्फ एक नूडल्स होता है, एक चॉकलेट होती है। वो कहता है ये तो मेरे लिए इनफ नहीं होगा, तो वो डिसाइड करता है कि रात के टाइम वो अपने पड़ोसी के घर जाए। जैसे ही रात होती है, जुनू अपने शूज़ को तौलिए से कवर करके अपने पड़ोसी के घर की तरफ जाने के लिए निकलता है ताकि वहाँ से कुछ खाने के लिए वो ला सके। वो ज़ॉम्बीज़ से बच बचा के किसी तरह अपने पड़ोसी के घर में चला जाता है। घर पे इंटर होने के बाद वो देखता है कि सामने बेड पे एक लाश पड़ी हुई है। वो एक शूज़ उठा के वहाँ फेंकता है ताकि वो चेक कर सके ये ज़ॉम्बी तो नहीं है। उसके बाद वो घर की तलाशी लेना स्टार्ट करता है और उसको काफ़ी सारा सामान उस घर में मिल जाता है। उसके बाद वो उस रूम में जाता है जिस रूम में लाश होती है। वहाँ काफ़ी सारा हाइकिंग का सामान रखा हुआ होता है। वो टेबल के करीब जाता है तो वहाँ उसको हेडफोन्स भी मिल जाते हैं और वहाँ उसको चॉकलेट भी मिल जाती है जिसको वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उस रूम में उसको वॉकी टॉकी भी मिल जाते हैं। मान लेके वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो लाश के पास चला जाता है उसको देखने के लिए। वो जैसे ही ब्लैंकेट खींचता है, अचानक से एक ज़ॉम्बी पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और जाके अपने घर के अंदर घुस जाता है। घर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले न्यूटेला खाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो हेडफोन्स लगाता है और एफएम को ट्राई करता है, पर उसमें कोई अपडेट नहीं होती, कोई चैनल नहीं चल रहा होता। उसके बाद वो उस बैग के अंदर कुछ खाने का सामान रखता है और वॉकी टॉकी रखता है और रस्सी की मदद से यूबिन के बालकनी तक पहुंचा देता है। अगले दिन सुबह यूबिन उस वॉकी टॉकी की मदद से उसको आवाज़ें लगा रही होती है और वो अचानक से नींद से उठता है और फ़ौरन से उसको हेलो कहता है। उसके बाद जुनवू उससे शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से आज वो ज़िंदा है। पर यूबिन कहती है कि मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो क्योंकि तुम्हें जीना था, इस वजह से तुम आज ज़िंदा हो। असल में यूबिन ने भी ऑलरेडी सुसाइड करने की ट्राई की थी पर वो भी नहीं कर पाई। तो यूबिन कहती है कि हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो जॉन वू कहता है क्या हम लोग नूडल्स बनाएं साथ में। तो एक दूसरे के साथ वॉकी टॉकी पे बात करते हुए नूडल्स बनाते हैं। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। उनको अचानक से बारिश की आवाज़ आती है और जब अपनी बालकनी में जाते हैं तो वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही होती। असल में सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग के अंदर भाग रहे होते हैं। वो दोनों डायरेक्ट नीचे लेट जाते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ से वो छुप जाएं। और उसी दौरान यूबिन गलती से एक टेबल गिरा देती है जिसके वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके अपार्टमेंट की तरफ आ रहे होते हैं। पर जॉन वो अपना दिमाग लगाता है और उसके नेबर वाले घर पे वो कॉल करता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ सारे वहाँ चले जाते हैं और यूबिन से ख़तरा टल जाता है। वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद वो दोनों सारा ज़रूरत का सामान उस बैग के अंदर डालते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। यूबिन कहती है आई एम रेडी। बाद एक वो नॉट बनाती है, वो रस्सी दरवाजे के अंदर फंसाती है और अपनी बालकनी से जम लगा देती है। यूबिन जैसे ही नीचे पहुँचती है उसकी डायरेक्ट फाइट हो जाती है ज़ॉम्बीज़ से। वो कुल्हाड़ी से सबको मार रही होती है। यूबिन की नज़र एक गन पे पड़ती है, वो फ़ौरन जाके उसको उठाती है पर अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको गिरा देता है। उसी ही टाइम जुनवू आ जाता है और ज़ॉम्बी को मार के हटा देता है, उसको बचा देता है और वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वो जल्दी से बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद करते हैं और लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जुनवू कहता है हम लोग अभी तक जिंदा हैं, तो कहती है हाँ। वो जुनवू का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो उसकी जान बचाता है। लिफ्ट 8th फ्लोर पे रुकती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। फिर वो जाके सारे अपार्टमेंट चेक कर रहे होते हैं कि किसी का दरवाज़ा खुला है। भी अचानक से वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उनको तरफ देख के ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है। उसके चीखने की वजह से वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं और वो उन दोनों पे हमला कर देते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जॉन वो उनसे फाइट कर रहा होता है, यूबिन दूसरी तरफ सारे दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही होती है ताकि एकदम से एक दरवाज़ा खुलता है, वो यूबिन को अंदर खींच लेता है और एक गैस का कैन वहाँ छोड़ देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक फैल जाता है। जॉन वो के पीछे से एक इंसान चिल्ला रहा होता है, उसको बुला रहा होता है इधर आ जाओ। जुनू फ़ौरन खड़ा होकर उस अपार्टमेंट की तरफ भागना शुरू करता है और फ़ौरन जाके उसके अंदर घुस जाता है। यूबिन उस पर भरोसा नहीं करती तो वो अपनी कुल्हाड़ी लेके उसकी तरफ खड़ी हो जाती। कहता है मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है और जुनहू को कहता है इसको बोलो कि इस कुल्हाड़ी मेरी तरफ से हटा दे। वो लोग जाके डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और वो कहता है कि मुझे लगता था पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक अकेला मैं ही जिंदा हूँ। तो वो दोनों कहते हैं हमें भी यही लगता था। तो वो उनको पानी ऑफर करता है पर वो दोनों पानी पीते ही नहीं क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था उस आदमी पे। उसके बाद वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, इस टाइम पे कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। फिर वो खुद पानी पीकर दिखाता है। उसके बाद वो दोनों पानी पी लेते हैं। उसके बाद वो पूछता है तुम लोगों को भूख लगी होगी ना। फिर वो तीनों बैठ के साथ कैन फूड खाते हैं। उसके बाद वो बताता है कि रेस्क्यू टीम आने वाली है, हमें छत पे जाना होगा। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं कि रेस्क्यू टीम। तो कहता है कि तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी कि रेस्क्यू टीम आने वाली है हमें बचाने के लिए। तो ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
तो यूबिन उससे पूछती है तुम किस तरह से इतने दिन तक छुपे रहे, पर वो बात को घुमा देता है और कहता है कि मेरी बीवी को सिगरेट पीना पसंद नहीं था। यूबिन की नज़र उस शेल्फ पे पड़ती है जहाँ बहुत सारी फीडर्स रखी हुई होती हैं, तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे बच्चे हैं। खामोश हो जाता है और जुनवो अचानक से बेहोश हो जाता है। यूबिन की नज़र जब ऊपर पड़ती है तो उस शेल्फ में बच्चे की और उसकी बीवी की तस्वीर लगी होती है। अचानक से यूबिन को चक्कर आने लगते हैं और वो टेबल से नीचे गिर जाती है। वो जॉन वू के करीब आता है और उसको बांध देता है। उसके बाद वो आदमी यूबिन को घसीटता हुआ एक कमरे की तरफ लेके जा रहा होता है। वो जॉन वू को आवाज़ें लगा रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती। और वो जैसे ही कमरे के अंदर एंटर होती है तो वो कमरा किसी बच्चे का होता है। उसे वो वहाँ लेकर जाके बांध देता है और वो वहाँ से कमरे के दरवाजे में ताला डाल के चला जाता है। यूबिन को जब होश आता है तो वो देखती है एक सामने एक औरत लेटी हुई है जिसको बेल्ट से बांधा हुआ है। यूबिन ये नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये असल में उस आदमी की बीवी होती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो जैसे ही बाहर से बेल्ट छोड़ता है वो ज़ॉम्बी यूबिन पे अटैक कर देती है और वो बाहर से चिल्ला रहा होता है ये तुम्हारा खाना है खा लो। जुनवू को होश आ जाता है और वो उस आदमी की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ होता है और वो यूबिन को आवाज़ें लगा रहा होता है। यूबिन पूछता है तुमने जुनवू के साथ क्या किया है। वो कहता है मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए सब किया है। जुनवू कहता है तुम पागल हो गए हो, वो ज़ॉम्बी है। तो आदमी कहता है क्या तुम लोगों ने कभी किसी को नहीं मारा, अगर मैं एक को मार दूंगा तो क्या हो जाएगा। और वो पूरी बेल्ट छोड़ देता है। जॉन वो बेल्ट को पकड़ने के लिए तेजी से भागता है और उसको पकड़ लेता है। वो किचन की तरफ जाता है और वो आदमी चाकू उठा लेता है और कहता है कि तुम ये बेल्ट छोड़ोगे या मैं तुम्हें जान से मार दूं। अंदर कमरे में यूबिन उस ज़ॉम्बी से फाइट कर रही होती है। जुनवू के हाथ से वो बेल्ट छूट जाती है। जुनवू कमरा खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर वो आदमी आन के उसको हटा देता है और अचानक उस कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। वो आदमी घबरा जाता है और जल्दी से चाबी निकाल के वो कमरा खोलता है। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है उसकी बीवी उस पर अटैक कर देती है और उसको काट लेती है। तभी पीछे से यूबिन बाहर आ जाती है और नीचे गिरी हुई गन उठा लेती है। यूबिन उनको शूट कर देती है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो आवाज़ सुन के अलर्ट हो जाते हैं और वो सब ज़ॉम्बीज़ उस अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। यूबिन जॉन वू के करीब आती है और उसके हाथ में गन दे देती है। कहती है मुझे मार डालो क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बच के भागने का। जुनवू बहुत ज़्यादा रो रहा होता है उसकी तरफ गन पॉइंट करके, पर अचानक से उसी टाइम उनको किसी चीज़ की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही वो खिड़की के पास जाकर देखते हैं तो वो हेलीकॉप्टर होते हैं जो उनको रेस्क्यू करने के लिए आए। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फ़ौरन से उस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं ताकि वो रूफ़ पे जा सकें। जुनवू जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकलता है वो चारों तरफ अपने स्मोक कर देता है और ज़ॉम्बीज़ पे हमला कर देता है। उनको उठा उठा के फेंक रहा होता है। यूबिन घर के सामान से एक ट्रॉली बना लेती है और उस ट्रॉली की मदद से वो सारे ज़ॉम्बीज़ को हटाते हुए छत की तरफ भागना शुरू करते हैं। वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लग जाते हैं। यूबिन गिर जाती है पर जुनवू उसको साइकिल की मदद से बचा लेता है और कहता है तुम जाओ छत पे जल्दी से जाके उनको रेस्क्यू टीम को इशारा दो। यूबिन जैसे ही छत पे पहुंचती है वो देखती है कि चारों तरफ कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। ज़ॉम्बीज़ से बच बचाकर जुनवू जब ऊपर पहुंचता है तो वो यूबिन से पूछता है चॉपर्स, वो कहती है नहीं है। जुनवू बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि हम लोग अभी तक ज़िंदा हैं, हम लोग अभी तक ज़िंदा हैं। वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और जो छत का गेट होता है वो ज़ॉम्बीज़ खोल देते हैं और वहाँ से आना शुरू कर देते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग सोचते हैं बस ये हमारा आखिरी दिन है। पर जुनवू हार नहीं मानता। वो अपनी गन निकाल के उन पे फायर करता है पर उसके पास सिर्फ 2 बुलेट होती हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज़ उनको मारने के लिए आ ही रहे होते हैं। अचानक से पीछे से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगती है और वो जैसे ही पीछे देखते हैं वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें आर्मी के 2 जवान बैठे हुए होते हैं और वो अंधा फायरिंग कर देते हैं उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर और उन दोनों को आखिरकार रेस्क्यू कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ऐसे हमारी यहाँ कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये थी फुल डिटेल स्टोरी ऑफ कोरियन सर्वाइवल थ्रिल मूवी। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थ्रिल रिकैप के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलाइव।